नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं अगला चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसको हम सुन सकते हैं और ये हमारे कानों के अंदर श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो ध्वनि पर भी लागू होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि का जो संचरण होता है वो तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है और ध्वनि जो है हमारे कानों में संवेदन उत्पन्न करती है जिससे हम सुन सकते हैं। ध्वनि का जो उत्पादन है वो कैसे होता है? ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है। वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, उसमें जब कंपन होगा तभी जैसे मंदिर में जो घंटा लगा होता है उसको जब श्रद्धालु आते हैं, जब इस घंटे को बजाते हैं तब इसमें जो ये मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है, जब ये टकराते हैं इनमें कंपन होता है, वाइब्रेट होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु के अंदर ध्वनि उसकी कंपन से पैदा होती है या कंपमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए जो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो किसी बाह्य स्रोत के द्वारा ही, यानी कि अदर किसी स्रोत के द्वारा, सोर्स के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण कि प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित्र जो द्विभुज हैं, प्रयोगशाला में रखा गया जो कंपमान स्वरित्र जो द्विभुज हैं उससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसको दिखाने के लिए एक छोटी टेनिस यानी कि प्लास्टिक की गेंद को धागे के सहायता से किसी आधार पर लटकाकर कंपमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। गेंद एक बड़े बल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। जैसे ये चित्र के अंदर दिखा गया है, किसी धागे से टेबल टेनिस बॉल को लटकाई गई है। इसको दूर से यहाँ से जब फेंका जाता है तब ये कंपमान स्वरित्र जो द्विभुजियाँ बनाया गया है ऐसे आकार का, इससे जब टकराते हैं चिमटे के आकार का तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है और बॉल को वापस दूर धकेल देता है। निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि पैदा होती है कि एक कंपन करते तंतु से, यानी कि कोई सितार है, वीणा है, उससे जब जो तार लगे रहते हैं इन तारों को जब कंपन करवाया जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन करती हुई जो वायु है, जैसे कि बांसुरी, इसमें वायु जो है वो कंपन करती हुई आती हैं, वो ध्वनि निकालती हैं। कंपन करती हुई तनित झिल्ली, यानी कि जो तबला है, ड्रम है, ढोल हैं, उनकी जो झिल्ली होती हैं वो टाइट बंधी रहती हैं जिसके ऊपर थाप पड़ने से वो कंपायमान होती हैं और ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही कंपन करती हुई प्लेटों से, यानी कि जो साइकिल की घंटी जो लगी होती हैं उसको दबाने पर उसकी जो प्लेटें हैं वो कंपन करती हैं और आवाज़ देती हैं। वस्तुओं से घर्षण द्वारा जब गाड़ी चल रही होती है, वो गाड़ी चलते चलते आगे कुछ अचानक कोई जानवर आ गया और इसको ब्रेक लगाने पड़ गए। ब्रेक लगाते ही उसका सड़क पर फिसलना और सड़क से रगड़ने से घर्षण होता है और घर्षण से वस्तुओं के एक जोर से आवाज़ आती है। वस्तुओं को खुरच कर या फिर रगड़ कर, यानी कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती है।
फिर देखते हैं जो ये उत्पन्न हुई हुई ध्वनि है, इसका संचरण कैसे होता है। कि ध्वनि का जो संचरण है वो कैसे होता है कि वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यानी कि ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करती है, दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। माध्यम है वो ठोस, द्रव या गैस भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि कोई वस्तु है वो कंपन कर रही है तो इसके पास में वायु के जो कण होते हैं वो भी अपनी संतुलित अवस्था यानी कि जो उनकी निश्चित अवस्था होती है उससे भी वो कंपन करते हैं। तो कंपन करने से ध्वनि है वो अपनी एक जगह से विस्थापित हो जाती है। यानी कि इसके लिए कौन माध्यम हो जाते हैं, वायु के जो कण थे वो वायु ध्वनि को संचारित करने के लिए माध्यम बनते हैं। ये कंपमान वायु के कण अपने आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं, अतः वे कण भी अपनी विरामा अवस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। यानी कि जो कण थे वो कण कंपन करते हैं तो इन कणों से इनके पास वाले कण जिन पर बल लगता है वो भी कंपन करते हैं। ऐसे कंपन करते करते वायु जो है वो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करती है। यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाती। यानी कि यह जो प्रक्रिया है यह अति तीव्र प्रक्रिया है। कुछ ही सेकंड में ध्वनि की चाल जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अपन इसी में आगे पढ़ेंगे कि ध्वनि की चाल क्या होती है, तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लेकिन जो ये कण होते हैं इनके लिए टाइम जो होता है वो बहुत कम टाइम लगता है। कम समय के अंदर ये हजारों लाखों की संख्या में ये जो कण हैं ये गतिमान होते हैं, यानी कि कंपायमान होते हैं। ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है, विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है। ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न विक्षोभ है वो माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। यहाँ तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है। ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। ध्वनि कौन से तरंगों के द्वारा संचरित होती है? यांत्रिक तरंगों के अंदर इम्पोर्टेंट है। ध्वनि है जो यांत्रिक तरंगों द्वारा संचरित होती है। ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तरंगे इस हिसाब से दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंगे और एक अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन ध्वनि जो है वो कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहते हैं। यानी कि एक उच्च घनत्व या दाब का जो क्षेत्र बनता है वो उसको संपीड़न कहा जाता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे विरलन कहते हैं। यानी कि जहाँ पे उच्च दाब या उच्च घनत्व का क्षेत्र बनेगा उसको संपीड़न कहेंगे, और जहाँ पे निम्न दाब या निम्न घनत्व का क्षेत्र बनता है उसे विरलन कहेंगे। जब वस्तु को आगे पीछे तेजी से कंपन करती हैं तब हवा में संपीड़न और विरलन की श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है।
यानी कि जब वस्तु है वो आगे पीछे कंपन करेगी तब वहाँ हवा के अंदर संपीड़न और विरलन श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। ध्वनि तरंग का जो संचरण है वो घनत्व परिवर्तन का संचरण है। ध्वनि तरंग का जो संचरण है वो कैसा संचरण है? घनत्व परिवर्तन का संचरण है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम हवा, पानी, स्टील, लोहा कुछ भी हो सकता है। यह निर्वात में संचारित नहीं होती है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में अंदर यानी कि जहाँ वायु का अभाव होता है वहाँ ये संचारित नहीं होती है। एक उदाहरण देखते हैं कि एक विद्युत घंटी को वायु रुद्ध बेलजार में यानी कि जहाँ नगण्य वायु हो, बिल्कुल भी वायु नहीं हो, उस बर्तन के अंदर या बेलजार के अंदर लटका कर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। बेलजार को हैं बाहर निर्वात पंप से जोड़ते हैं। जब बेलनाकार वायु से भरा होता है तब उसकी ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब इसको निर्वात किया जाता है पंप चलाकर वायु को बेलजार से निकाल कर फिर अगर घंटी बजाते हैं तब वायु सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसको वायु निकाल दी गई है और निर्वात के अंदर वायु का संचरण नहीं होता है। ठीक है, ये एक बेलजार है। बेलजार के अंदर एक घंटी है, विद्युत घंटी, जिसको लगाया गया है और इसको विद्युत धारा से जोड़ दिया गया है। यहाँ कॉर्क लगाया गया है जिससे कि वायु अंदर ना प्रवेश कर सके या बाहर ना निकल सके। ठीक है, और ये निर्वात पंप लगाया गया है जहाँ से वायु को भरा भी जाता है और वापस निकाला भी जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य ये हो गया, ये जो प्रैक्टिकल करने का, प्रयोग करने का, कि वायु जो है वो निर्वात के अंदर संचरित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। हमने अभी पढ़ा कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसे होती है? कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। यानी कि जो माध्यम के कण हैं वो आगे पीछे उसी दिशा के अंदर गति करते हैं जिस दिशा में वायु की जो तरंग होती है ध्वनि की वो गति करती है। इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। जब एक स्लिंकी को धक्का देते तथा खींचते हैं तब संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। यानी कि एक स्लिंकी यानी कि जो स्प्रिंग है, इसको या धक्का देते हैं या फिर इसको खींचते हैं तो इनके बीच में जो संपीड़न उत्पन्न होता है और विरलन उत्पन्न होता है। जब तरंग स्लिंकी में गति करती है तब इसकी प्रत्येक कुंडली यानी कि इसका जो ये घुमाव कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक छोटी दूरी तय करती है, अतः यह अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी कि जब इसको खींचा जाता है, इसकी कुंडली को गति करवाई जाती है तो इसकी प्रत्येक कुंडली है उसको तरंग को या सिकोड़ती है या फिर उसके अंदर फैलाव होता है। तब ये आगे और पीछे दूरी में एक छोटी दूरी यानी कि बहुत मिनिमम दूरी तय करती है जिसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है। कण है, उस कण के जो कंपन की दिशा है वो तरंग की दिशा के समानांतर होती है या समांतर होती है। जैसे ए और बी स्प्रिंग दे रखा है। ए स्प्रिंग नॉर्मल वैल्यू में है और बी स्प्रिंग है, इसको खींचा गया है और सिकुड़ा गया है। ठीक है, जब स्लिंकी के एक सिरे को आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे को ऊपर या नीचे तेजी से हिलाते हैं तब ये अनुप्रस्थ
तरंगे उत्पन्न करती हैं। यानी कि स्लिंकी है, इसको एक आधार से अपन अटैच कर देते हैं, आधार से इसको जोड़ते हैं और दूसरी तरफ इसको खींचते हैं या फिर सिकुड़ते हैं। तेजी से जब इसको हिलाते हैं तब ये अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न करता है। फिर देखते हैं कि ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के जो अभिलक्षण हैं इसको अपन कल जो पार्ट आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।